बड़ी कोरोना की रफ्तार। महाराष्ट्र में शुरू हो रही अनलॉक की प्रक्रिया। बोले सीएम उद्धव ठाकरे, कोरोना अभी भी चुनौती, नियमों में नहीं होनी चाहिए ढिलाई। हरियाणा में 14 जून तक बड़ा मिनी लॉकडाउन। रेस्टोरेंट और बार को मिली इजाजत। कोरोना नियमों का करना होगा पालन। मुंबई के बांद्रा इलाके में बिल्डिंग गिरने से एक की मौत, 5 घायल। जांच में जुटी पुलिस। घायलों को अस्पताल में कराया गया भर्ती। काफी पुरानी बताई जा रही बिल्डिंग। डोमिनिका कोर्ट में बोला पीएनबी घोटाले का आरोपी मेहुल चोकसी। कहा, मैं कानून का पालन करने वाला नागरिक, भागूंगा नहीं। इलाज के चक्कर में छोड़ा भारत। नमस्कार, एनबी न्यूज देख रहे हैं। यहां पर मैं हूं आपके साथ साधना मित्रा। बुलेटिन गाज आज की बड़ी खबर के साथ करेंगे। केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय ने स्पष्ट किया है कि कोरोना के कारण नीट और जेईई मेन जैसी प्रतियोगिता परीक्षाओं को रद्द नहीं किया जाएगा। सरकार का कहना है कि कोरोना संक्रमण की स्थिति में सुधार होने के बाद इन्हें तुरंत कराया जाएगा। इन्हें आयोजित किए जाने को लेकर तैयारियां जारी हैं। दरअसल सीबीएसई की 12वीं की परीक्षा रद्द होने के बाद ऐसे कयास लगाए जा रहे थे कि सरकार इन 2 परीक्षाओं को भी रद्द कर सकती है, लेकिन सरकार ने स्पष्ट किया है कि इन प्रतिष्ठित प्रतियोगी परीक्षाओं में बगैर प्रवेश परीक्षा के छात्राओं का चयन ठीक नहीं होगा, लिहाजा इन्हें करवाया ही जाएगा। बंगाल में ममता सरकार और राज्यपाल जगदीप धनखड़ के बीच इस बीच मतभेद देखने को मिला है। क्या बताया जा रहा है कि टकराव कोई भी शक्ल देख सकता है, और ऐसे में बताया जा रहा है कि इस कड़ी में अब टीएमसी सांसद महुआ मोइत्रा ने राज्यपाल धनखड़ को अंकल जी कहते हुए परिवारवाद को बढ़ावा देने का आरोप लगाया है। उन्होंने साफ तौर पर कहा, अंकल जी अपने पूरे गांव और खानदान को राज्य भवन में ना लेके आए। महुआ ने दावा किया कि धनखड़ के परिवार के कई सदस्यों और अन्य परिचयों को राजभवन में ऑफिसर ऑन स्पेशल ड्यूटी नियुक्त किया गया है। उन्हें एक लिस्ट भी शेयर की गई जिसमें नाम और राज्यपाल से इनके संबंध का जिक्र है। इस लिस्ट के मुताबिक ओएसडी अभ्युदय सिंह और शेखावत धनखड़ के साल के बेटे हैं और ओएसडी अखिल चौधरी राज्यपाल के परिवार के करीब हैं। और यहाँ बताया जा रहा है कि ओएसडी रुचि दुबे पूर्व एडीसी मेजर गौरांग दीक्षित की पत्नी है और ओएसडी प्रशांत दीक्षित पूर्व एडीसी मेजर गौरांग दीक्षित के भाई हैं। ओएसडी कौस्तव एस वालिकर धनखड़ के मौजूदा एडीएस जनार्दन राव के साले हैं और ओएसडी किशन धनखड़ गवर्नर जगदीप पद छोड़ने की मांग करेगा उसी दिन से मैं इस्तीफा दे दूंगा। मुख्यमंत्री ने यहां ये कहा कि मुझे नहीं लगता कि राज्य में बीजेपी का कोई विकल्प नेतृत्व है। जानकारी के मुताबिक कर्नाटक में इस बात की अटकलें तेज हो गई हैं। मुख्यमंत्री बीएस येदियुरप्पा को बदलने के लिए सत्तारूढ़ बीजेपी के अंदर कुछ कदम उठाए जा रहे हैं। और हाल ही में राजस्व मंत्री अशोक ने कहा था कि मुझे दिल्ली में कई विधायकों के डेरा डालने की खबरें मिल रही हैं। ये सच है कि इस तरह की चर्चाएं हो रही हैं। हालांकि कर्नाटक के उप मुख्यमंत्री डॉक्टर सीएन अश्वथ नारायण ने कहा कि येदियुरप्पा के इस्तीफा देने का कोई सवाल पैदा नहीं होता। इस तरह की कोई चर्चा नहीं हो रही। उन्होंने सिर्फ एक बयान दिया था, जो भी पार्टी निर्णय लेगी वो उसका पालन करेंगे, क्योंकि वह एक अनुशासित नेता है। उधर यूपी की बात करें तो यहाँ यूपी के बहराइच में जिला चिकित्सालय सीएम AM2 फैसिलिटी में 900 लीटर प्रति मिनट क्षमता के निर्माणाधीन ऑक्सीजन प्लांट के निर्माण कार्य की प्रगति का जायजा लेते हुए जिलाधिकारी डॉक्टर दिनेश चंद्र ने निर्देश दिया। उन्होंने कहा कि निर्माण कार्य को मानक के अनुसार यथाशीघ्र पूर्ण कर यूनिट को उपयोग में लाया जाए। इस अवसर पर जिलाधिकारी ने 145 लीटर प्रति मिनट क्षमता के क्रियाशील ऑक्सीजन प्लांट का भी निरीक्षण कर मौजूद अधिकारियों से आवश्यक जानकारी प्राप्त की। बताया जा रहा है कि जिलाधिकारी ने कड़े निर्देश दिए और ऐसे में खाली ऑक्सीजन सिलेंडर के सुरक्षित रखरखाव के लिए ऑक्सीजन प्लांट के पीछे उपलब्ध रिक्त स्थान पर स्टोर रूम का निर्माण कराया जाए। सबसे पहली प्रसन्नता की बात यह है कि इस समय ऑक्सीजन की जो डिमांड है वो बहुत कम है और हमारे पास उपलब्ध संसाधन हैं जो हम सप्लाई कर सकते हैं। एक ये प्रोजेक्ट है जो अभी पूर्ण नहीं है, इसको शीघ्र पूर्ण कराना है। इसी को मैं बेसिकली देखने आया था। बाकी यहाँ जो ऑक्सीजन प्लांट पहले से लगा हुआ है वो क्रियाशील है। कुछ ही यहाँ पर स्टोरेज के लिए सिलेंडर जो बाहर पड़े हैं
इनके स्टोरेज की व्यवस्था करनी है जिससे कोई सुरक्षा रहे इनकी। तो इस पर हम लोग विचार करके इसको शीघ्र प्राप्त। उत्तर प्रदेश के रामपुर जिले की बात करें तो यहाँ मिल्क कोतवाली इलाके में हाईवे से गुजर रही एक कार में 10 क्विंटल मांस बरामद हुआ है। बताया जा रहा है कि कार का टायर पंचर होने के बाद चालक उसको ले जा रहा था। कार के साथ 2 बाइक सवार भी चल रहे थे और ऐसे में शक होने पर हिंदू संगठनों के नेताओं ने कार का पीछा करना शुरू कर दिया। पीछा किए जाने पर चालक कार छोड़कर मौके पर फरार हो गया और तलाशी लेने पर कार के अंदर मांस मिला। इसके विरोध में हिंदू संगठनों ने और कार्यकर्ताओं ने मिल्क कोतवाली के सामने धरना प्रदर्शन किया और पुलिस ने कार्रवाई का आश्वासन देते हुए उनको शांत कराया। इससे पहले शुक्रवार को मिल्क में गोवंशीय पशुओं के अवशेष मिले थे, जिसके विरोध में हिंदू संगठनों के कार्यकर्ताओं ने हाईवे पर जाम लगाकर प्रदर्शन किया। उधर मुंबई में ठाणे जिले में चोर की चोरी करना महंगा पड़ गया। दरअसल यहां अंबरनाथ और उल्लासनगर के सड़क किनारे एक मोटरसाइकिल पार्क में गिर गई थी, जिसमें एक चोर को चोरी करना काफी ज्यादा महंगा पड़ गया। मामले में पकड़े जाने के डर से चोर ने नदी में छलांग लगा दी, जिसके बाद स्थानीय लोग भी नदी में उतर आए और चोर को किसी तरह नदी में पकड़कर बाहर निकाला। बताया जा रहा है कि स्थानीय लोग मौके पर पहुंचे और ऐसे में चोर को पुलिस के हवाले कर दिया गया। कोरोना महामारी के दौर में परेशानी की जिंदगी जी रहे एक परिवार में एक पिता ने अपने बड़े भाई के इलाज के लिए पैसे न होने के चलते अपने 4 साल के मासूम बच्चे को अपने दोस्त को बेच दिया। बताया जा रहा है कि लाखों रुपए में अपने बच्चे को बेचा गया। वहीं पुलिस प्रशासन के अफसरों को इस खबर की सूचना मिली तो पुलिस हरकत में आई। यहाँ एसपी डॉक्टर धर्मवीर सिंह के मुताबिक अगर बताएं तो पिता ने अपना 4 साल का बच्चा अपने दोस्त विजय पाल को गोद में दिया है, लेकिन गोद देने की कागजी प्रक्रिया और लोक लाज के डर से बच्चे को उसके पिता को सौंप दिया गया है। साथ ही बच्चा बेचने की बात एसपी ने खुद बेबुनियाद बताई। देवी मोहल्ले के मनोज सैनी को 3 बच्चे हैं। बच्चों की मां नहीं है। छोटा बच्चा जो 2.5 साल का है, उन्होंने अपने दोस्त विजय पाल को, जो नूरपुर क्षेत्र के रहने वाले हैं, उन्होंने गोद में दिया था। गोद लेने की कानूनी प्रक्रिया पूरी नहीं हुई थी। लोगों के ताना के डर से, सामाजिक प्रताड़ना देख करके उन्होंने बच्चे को वापस बुला लिया है। उधर यूपी के अलीगढ़ की बात करें तो यहां जहरीली शराब पीने से लगातार हुई मौतों के बाद पुलिस आरोपियों पर इनाम घोषित पर कार्रवाई करने में जुटी हुई है, तो वहीं गोंडा की पुलिस भी अब हरकत में आती हुई नजर आ रही है। जिले के अवैध शराब माफियाओं पर लगातार कार्रवाई की जा रही है और जिले के सभी थानों की पुलिस अपने अपने क्षेत्रों में बन रही अवैध कच्ची शराब पर कार्रवाई करते हुए भारी मात्रा में लहन नष्ट कर कच्ची और जहरीली शराब बरामद कर रही है। तो वहीं जिलाधिकारी के निर्देश पर संबंधित मजिस्ट्रेट, क्षेत्राधिकारी और आबकारी टीम के साथ सरकारी शराब ठेकों पर बिकने वाली शराब का सत्यापन भी किया जा रहा है, ताकि किसी भी प्रकार की अवैध शराब की बिक्री न हो पाए। गोंडा में जिलाधिकारी महोदय के आदेश से संबंधित मजिस्ट्रेट और क्षेत्राधिकारीगण के द्वारा एक्साइज अफसरों के साथ में अवैध अपमिश्रित और कच्ची शराब के विरुद्ध लगातार अभियान जारी है। पंचायत चुनाव के दौरान, उसके बाद और अभी भी हम लोग अवैध अपमिश्रित कच्ची शराब के खिलाफ लगातार अभियान चला रहे हैं। अच्छी खासी मात्रा में शराब की बरामदगी भी हुई है। इसी क्रम में जो सरकारी ठेके की दुकानें हैं, उनसे द्वारा बेची जाए शराब का भी सत्यापन किया जा रहा है और ये भी सुनिश्चित किया जा रहा है कि शराबी ठेकों से जो शराब बिकने वाली है वही बिके, किसी भी प्रकार से अवैध शराब न बिकने पाए। इस तरह से पूरे जनपद में शराब के। उधर यूपी के मुरादाबाद में सरसों के तेल से भरे ट्रक को लूटकर भाग रहे बदमाशों से संभल के असमोली थाना पुलिस को मुठभेड़ हो गई। बताया जा रहा है कि यहां पुलिस की मुठभेड़ बदमाशों के साथ हो गई और एक बदमाश पुलिस की गोली से घायल हुआ, जबकि एक पुलिसकर्मी को गोली लगी है। और इस मामले में मुरादाबाद में शनिवार की रात बदमाशों ने सेल टैक्स अधिकारी बनकर सरसों के तेल से भरे ट्रक लूट की वारदात को अंजाम दिया। और बताया जा रहा है कि बदमाश लूटे गए ट्रक को लेकर पाकबड़ा से संभल की तरफ जा रहे थे। वहीं मुठभेड़ की सूचना मिलने पर पुलिस अधीक्षक चक्रेश मिश्रा सहित जिले के कई थानों का पुलिस बल मौके पर पहुंच गया। मुरादाबाद जिले के पाकवाड़ा नामक थाने में हाईवे पर एक ट्रक को लूटा गया है
जिसमें एक बोलेरो सवार गैंग के द्वारा इसका जो ड्राइवर था उसको बंधक बनाकर इस ट्रक को लूट लिया गया था। इसमें धारा 394 में थाना पाकुआड़ा में मुकदमा भी पंजीकृत कराया गया था। आज इनको यहाँ पर जब चेकिंग की जा रही थी तो इसको जब रोकने की कोशिश की गई तो इनके द्वारा पुलिस के ऊपर फायर किया गया, जिसमें हमारा भी एक सिपाही घायल। चलिए बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं। बड़ी खबर दिल्ली से सामने आ रही है। तमाम दर्शकों को बता दें, दिल्ली से इस वक्त की अहम खबर सामने आ रही है। लॉकडाउन से लोगों को अब राहत मिलेगी। आपको बता दें, आज से बाजार और मॉल खुल जाएंगे। तो दिल्ली से इस वक्त की अहम जानकारी, आज लोगों को राहत मिलेगी। आज मॉल और बाजार खुल सकते हैं। बताया जा रहा है कि OD1 के तहत ये फॉर्मूला लागू होगा और आज से राजधानी में फिर से मेट्रो दौड़ेगी। यानी कि अब लोगों को अब राहत मिल सकती है, क्योंकि मेट्रो पटरी पर दौड़ेगी। लोगों को अब राहत मिलने वाली है। 50% क्षमता के साथ मेट्रो चलेगी। हालांकि कोरोना नियमों का पालन करना होगा और ऐसे में कंटेनमेंट जोन छोड़कर सभी दुकानें खोली जाएंगी। दिल्ली से इस वक्त की अहम जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं और यहां कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना बेहद ही अनिवार्य बताया गया है। तो यहां पुलिस भी सुरक्षा पर है। दिल्ली से इस वक्त की अहम खबर, लॉकडाउन से लोगों को अब राहत मिलेगी। तो यहाँ एक तरफ कोरोना के मामले बढ़ रहे थे और अब फिलहाल रिकवरी रेट बढ़ने लगा है। तो ऐसे में दिल्ली सरकार ने बड़ा आदेश जारी किया है कि अब ऑन लॉक की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। अब ऑड इवन के तहत दुकानें खोली जाएंगी। राजधानी में फिर से मेट्रो पटरी पर दौड़ेगी। यहाँ आम जन को और लोगों को राहत मिलने वाली है। 50% क्षमता के साथ मेट्रो भी पटरी पर दौड़ेगी और कंटेनमेंट जोन छोड़कर सभी दुकानें खोली जाएंगी। यहां लोगों के लिए खुशी की खबर सामने आई है। दिल्ली सरकार ने बड़ा आदेश जारी किया है। लोगों के लिए राहत भरी खबर सामने आई है कि अब ऑन लॉक की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। उधर यूपी में मुजफ्फरनगर के बढ़ाना इलाके में संदिग्ध परिस्थितियों में मंदिर के पुजारी की मौत हो जाने पर इलाके में सनसनी फैल गई। मंदिर के पुजारी नकली कश्यप का शव गांव के पास गन्ने के खेत में संदिग्ध परिस्थितियों में मिला। घटना की सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को पीएम के लिए भेज दिया। बताया जा रहा है कि बारीकी से जांच भी शुरू कर दी गई है। ये जी हमारे बाबा शाम 7 बजे से गए हुए थे, तो हमने रात में उनको ढूंढा, हमें नहीं मिले। फिर सुबह ढूंढा, सुबह खेत में मिले, वहीं पास के खेत में, गन्ने के खेत में मिले पड़े हुए, मृत घोषित। हमने जाकर देखा, पुलिस को बताया और फिर उसके बाद पुलिस आई। उन्होंने जांच करने के लिए रिपोर्ट पोस्टमार्टम के लिए थाना में दी तारीख। हाँ जी, फिर हमने अज्ञात में दी है कि नामजद दी है? अज्ञात में दी है जी। आज सूचना मिली है, एक नकली नामक पुजारी हैं जो गेरुआ वस्त्र धारण करते हैं और मंदिर पे पूजा पाठ का काम करते हैं, जाति से कश्यप हैं, अपने परिवार के साथ वहीं रहते हैं उसी गांव में। आज उनका शव मिला है खेत में। शव के आसपास परिस्थिति देख के कुछ आकलन अभी नहीं किया जा सका है। कोई जहरा चोट नहीं है पूरी बॉडी पे। शव को वास्ते पीएम जिला अस्पताल रवाना कर दिया गया है। बाद पीएम जैसा परीक्षण आएगा वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। सर कोई तहरीर वगैरह आई है? अभी तहरीर इस तरह की कोई नहीं है, केवल फौती सूचना है और जो भी कोई परिवारजन देंगे और पीएम रिपोर्ट जैसे आएगी तो बैठ के हम। उधर बिहार के मुजफ्फरपुर जिले के औराई प्रखंड मुख्यालय के पास लोहिया चौक स्थित एक नर्सिंग होम के मालिक और पार्टनरशिप में विवाद हो गया और इसको लेकर 3 पार्टनर की बेरहमी से पिटाई का मामला सामने आया है। एक का सिर फट गया है और यहाँ 2 का हाथ टूट गया है। बताया जा रहा है कि 2 लोगों का नाखून भी उखाड़ दिया गया है और ये घटना शनिवार की बताई जा रही है। अगर यहाँ पीड़ितों की माने तो वहाँ अस्पताल में मौजूद कर्मी ने तीनों पार्टनर को रूम में बंद कर रोड से बेरहमी से पीटा। मामला जैसे शिफा हॉस्पिटल में हम पार्टनर हैं और हम विजिट करने अभी लॉकडाउन के कारण जो है सवेरे निकलते हैं, 6 बजे तक यहाँ पहुँच जाते हैं। 6 से 10 विजिट करते हैं, फिर मुजफ्फरपुर ऑफिस। और दिलीप जी बुलाएं कि आइए ऊपर आइए,
हाँ, गाय ऊपर और गाय आगे उतरे, पीछे था ये रॉड से, पिस्टल के बेट से। नाखून उखाड़ने की बात आ रही है। नाखून उखाड़ लिया गया। ये क्या नाम है आपका? विकास तिवारी। इसलिए मारपीट किया? कोई वजह नहीं, अचानक मैंने बुला के मारपीट करना शुरू। क्या चीज से मार किया? पिस्टल के बट से मारा है, रॉड से मारा है, मैंने जो मिला है उसी चीज से मारा। नाखून घिंचा है पिलार से। उधर जम्मू कश्मीर में एक बार फिर आतंकवादियों ने सेना पर हमला किया है। इस बार आतंकियों ने सीआरपीएफ के काफिले को निशाना बनाया है। इस हमले में कुछ स्थानीय लोग घायल हो गए और हालांकि गनीमत ये रही कि हमले के कारण किसी को भी जान माल का नुकसान नहीं हुआ है। आतंकवादियों की ओर से पुलवामा के त्राल में ग्रेनेड से सीआरपीएफ के काफिले पर हमला किया गया और इस हमले में 7 स्थानीय लोग घायल हो गए। घायल लोगों को तुरंत ही अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां उनका इलाज चल रहा है। एक घायल व्यक्ति की हालत बेहद ही गंभीर बताई जा रही है, जिसमें श्रीनगर घायल को रेफर किया गया है। और घटना को लेकर सीआरपीएफ का यहां ये कहना है कि पुलवामा के त्राल में बस स्टैंड पर सीआरपीएफ नाका पार्टी पर आतंकवादियों के जरिए ग्रेनेड फेंका गया और इस घटना में 7 नागरिक घायल हो गए हैं। वहीं किसी जवान को इस दौरान कोई नुकसान नहीं पहुंचा है। जानकारी के मुताबिक आपको बता दें, आतंकियों की ओर से सीआरपीएफ की गाड़ी को निशाना बनाकर ग्रेनेड फेंका गया, लेकिन ग्रेनेड निशाने से हटकर सड़क पर जा गिरा और जिसके कारण वो फट गया। और इस मामले में ये बताया जा रहा है कि सड़क पर चल रहे 7 आम नागरिकों को इस मामले में चोट आई है। चलिए बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं और बड़ी खबर आपकी टीवी स्क्रीन पर थोड़ी ही देर में। महाराष्ट्र के मुंबई से इस वक्त की अहम जानकारी आप तक पहुंचाएंगे। एक इमारत का हिस्सा गिरा है, तो मुंबई से इस वक्त की अहम जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं। एक इमारत का हिस्सा गिरा है, एक की मौत और 4 लोग घायल बताए जा रहे हैं। तो यहाँ इमारत गिरने से एक की मौत और कुछ लोग घायल बताए जा रहे हैं और घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। मुंबई से इस वक्त की अहम जानकारी आप तक पहुंचा रही हैं। फिलहाल इस मामले में राहत बचाव कार्य जारी है। बांद्रा इलाके की पूरी घटना बताई जा रही है। मुंबई से इस वक्त की अहम खबर, बांद्रा इलाके की ये पूरी घटना बताई जा रही है। महाराष्ट्र के मुंबई से इस वक्त की अहम और बड़ी खबर, एक इमारत का हिस्सा गिरा है और इस इमारत के गिरने से एक की मौत और कुछ लोग घायल बताए जा रहे हैं। इमारत गिरने से एक की मौत और 4 लोग घायल बताए जा रहे हैं। घायलों को फिलहाल अस्पताल में भर्ती कराया गया है और यहां राहत बचाव कार्य फिलहाल जारी है। महाराष्ट्र के मुंबई से इस वक्त की अहम खबर, इमारत गिरने से एक की मौत और 4 लोग घायल बताए जा रहे हैं और ये पूरी घटना बांद्रा इलाके की बताई जा रही है। एक इंसान की दुर्भाग्यपूर्ण मृत्यु हो गई है, वो नहीं बचा। यंग लड़का था, 26-27 साल का। उसके अलावा 6-7 लोग घायल हुए, मगर कोई ज़्यादा जिसको चोट नहीं लगी है। और वो जो लड़का रियाज करके उसका नाम है, बिहार से है, वो इधर कारीगर है। उसके फैमिली मेंबर्स को हम संपर्क करने की कोशिश कर रहे हैं, मगर अभी मुझे लगता है अभी सुबह हुई है तो शायद से अभी संपर्क हो पाएगा। अभी तक तो संपर्क नहीं हुआ था। इधर पुलिस भी तैनात है रात के 1:30 बजे से। और हम सब यही दुआ करते हैं कि मलबा जल्द से जल्द हट जाए और कोई अंदर नहीं दबा हुआ हो। हमें लगता तो नहीं है कोई दबा हुआ है, मगर और दुआ ही कर सकते हैं कि ऐसे और हादसा नहीं हो। मगर फिलहाल सिर्फ एक लड़के की डेथ हुई है और जो बाकी जो इंजर्ड थे वो अभी ठीक है। एक औरत को सर पे लगा था, टाके लगे थे, मगर अभी वो। उधर मध्य प्रदेश के बुंदेलखंड की बात करें तो यहाँ मेडिकल कॉलेज में ब्लैक फंगस का अजीब मामला सामने आया है। बता दें, इस हॉस्पिटल में ब्लैक फंगस के 42 मरीज भर्ती हैं और अस्पताल प्रशासन के अनुसार ब्लैक फंगस में भर्ती मरीजों को शनिवार को एम्फोटेरिसिन बी इंजेक्शन लगाया गया था और यह इंजेक्शन संक्रमण को रोकने के लिए ब्लैक फंगस से पीड़ित मरीजों को लगाया जाता है। आपको बता दें, इस इंजेक्शन को लगाते ही वार्ड में 27 मरीजों की तबीयत बिगड़ गई और उन्हें फीवर और उल्टी की शिकायत होने लगी। इस घटना के बाद अस्पताल प्रबंधन ने अन्य मरीजों को इंजेक्शन लगाने पर रोक लगा दिया। यहां बीएमसी के मीडिया प्रभारी डॉक्टर उमेश पटेल ने बताया कि मरीजों को शासन की तरफ से भेजे गए एम्फोटेरिसिन बी इंजेक्शन लगाया गया था
उसके बाद मरीजों की तबीयत लगातार बिगड़ने लगी और यहाँ इस मामले में आनन फानन में इंजेक्शन पर रोक लगाते हुए सभी का सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट शुरू कर दिया गया है। यहाँ प्रबंधन का दावा है कि अब मरीजों की हालत सामान्य है। प्राप्त जानकारी के अनुसार हमारे म्यूकरमाइकोसिस वार्ड में वर्तमान में 42 मरीज भर्ती हैं। बीएमसी को प्रदान किए जा रहे एम्फोटेरेसिन बी इंजेक्शन 27 मरीजों को आज शाम लगाए गए। इंजेक्शन लगाते ही माइल्ड एडवर्स रिएक्शन जैसे कि माइल्ड फीवर, सिवरिंग, वॉमिटिंग हुआ। इंजेक्शन को तत्काल प्रभाव से रोका गया। अधीक्षक एवं अधिष्ठाता महोदय के निर्देशन में सभी विषय विशेषज्ञों ने मरीजों का सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट किया है एवं बताया है कि सभी मरीजों की स्थिति स्थिर है। घबराने या डरने की आवश्यकता नहीं है। एम्फोटेरेसिन बी के इंजेक्शन के विकल्प में जो भी महत्वपूर्ण दवाइयां हैं वह मरीजों को दी जा रही हैं एवं वरिष्ठ अधिकारियों के निर्देशन में सभी मरीजों का बेहतर से बेहतर इलाज किया जा रहा है। साथ ही शासन एवं प्रशासन को भी इसकी कोरोना मामलों में सुस्ती को देखते हुए सोमवार से महाराष्ट्र में लॉकडाउन में ढील दी जा रही है। आपको बता दें, बाकी राज्यों की बात करें तो यहाँ अब महाराष्ट्र भी धीरे धीरे खुलने वाला है। महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई की यहाँ बात करें तो बॉलीवुड को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता और यही वजह है कि मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे रविवार को स्पेशल मीटिंग की और ऐसे में इस मीटिंग के जरिए सीएम उद्धव ठाकरे ने सरकार ने शूटिंग शुरू करने को लेकर बड़ी चर्चा की। बैठक में सीएम उद्धव ठाकरे सरकार ने यहां स्पष्ट किया कि रेगुलर शूटिंग फिलहाल शुरू नहीं की जा सकती। फिलहाल कुछ शूटिंग तय समय में बायो बबल के साथ जैसे मुंबई अनलॉक में प्रस्तावित है उसके हिसाब से की जा सकती है। मुंबई लेवल 3 में आती है तो ऐसे में इसी को देखते हुए शूटिंग की अनुमति सीमित समय, कम लोगों और बायो बबल के साथ दी गई है। वहीं बैठक में ये भी कहा गया है कि एपिसोड पूरा करने के लिए रेगुलर शूटिंग की टाइमिंग 12 घंटे की होती है और उसी को देखते हुए नए नियमों से टीवी सीरियल्स के टेलीकास्ट पर असर पड़ेगा और इसीलिए यहां उद्धव ठाकरे सरकार ने अपील की है कि सुबह के 7 से शाम के 7 बजे तक शूटिंग शिफ्ट की अनुमति दी जाए। हालांकि ये अपील सभी सीएम उद्धव ठाकरे सरकार के पास लंबित है। उधर हरियाणा के भिवानी में सिरसा घोगड़ा गांव के स्वास्थ्य सब सेंटर में एक्सपायर डेट दवाइयों के साथ एक नॉन एक्सपायर डेट की दवाइयों को नष्ट करने का मामला सामने है। आरोप यह है कि सब सेंटर के स्टाफ ने दवाइयों को ग्रामीण में वितरित करने के बजाय उन्हें आग के हवाले कर दिया। जब आग लगाई गई उसके बाद ग्रामीणों ने इसकी वीडियो बनाकर वायरल कर दी। वायरल वीडियो सीएमओ तक पहुंची तो यहां लगातार जांच की जा रही है और ऐसे में बताया जा रहा है कि जांच कमेटी ने भी दवाइयां बरामद की हैं जो बिना एक्सपायर डेट की थी। मामला 4 तारीख की रात को डॉक्टर सीएमओ भिवानी के द्वारा सूचना दी गई कि सिरसा घोगड़ा में कोई दवाइयाँ जलाई गई हैं, उसकी वीडियो प्राप्त हुई है। उसके बेसिस पे सिविल सर्जन भिवानी ने संज्ञान लेते हुए एक रैपिड रिस्पांस टीम का गठन किया गया, जिसमें डॉक्टर राकेश खट्टर सिविल सर्जन एम, डॉक्टर परवीन डिप्टी सिविल सर्जन NHM, अशोक सांगवान PHM और सतीश बंसल MPHS बामला को शामिल किया गया और तुरंत वहां पर जाके उसका अवलोकन करने में पाया गया, सब सेंटर सिरसा घोगड़ा का अवलोकन करने में पाया। देश में वैसे तो कोरोना की दूसरी लहर थम गई है और इसी बीच गुजरात के वडोदरा से कुछ अच्छी तस्वीरें भी सामने आने लगी है। दरअसल यहां वडोदरा पुलिस कई जगहों में जाकर लोगों को वैक्सीन के बारे में जागरूक करती हुई नजर आई। यहां एक पुलिस अधिकारी ने बताया कि वडोदरा में हम सब्जी बेचने वाले और श्रमिकों को वैक्सीन के बारे में जागरूक कर रहे हैं और जागरूक हो भी रहे हैं और ऐसे में उन्होंने बताया कि उनका पंजीकरण कर उन्हें वैक्सीन की डोज दिलाई जा रही है। विश्व में कोरोना महामारी फैल गई है, कई लाखों लोग संक्रमित हो गए और लाखों लोगों की मृत्यु हुई है। कोरोना के सामने लड़ने के 2 ही शस्त्र है, एक मास्क है और दूसरा वैक्सीनेशन। पूरे भारत भर में अब वैक्सीनेशन चल रहा है, पर ख़ास तौर पे जो वेजिटेबल वेंडर है, स्लम विस्तार में जो श्रमिक है, वो इतने अवेयर नहीं है। तो पुलिस कमिश्नर वडोदरा सर डॉक्टर शमशेर सिंह साहब ने हम लोगों को प्रेरणा दी कि ऐसे विस्तार में जाओ और उन लोगों को प्रेरणा दो वैक्सीनेशन के लिए। इसलिए मैं मेरे सिटी पुलिस स्टेशन एरिया है, एरिया में जहाँ वेजिटेबल वेंडर है, खास तौर पे वहीवाड़ा विस्तार है, फतेहपुरा 4 रास्ता है, वहाँ मेरी पुलिस स्टेशन की C टीम को मैं
लेके वहाँ पहुँचा और उनको वैक्सीनेशन के बारे में उन लोगों को जागरूक किया और समझाया कि भाई वैक्सीनेशन के क्या क्या फ़ायदे हैं। तो वो लोग भी मान गए और वही सर पर उनका रजिस्ट्रेशन करवा गया। और बाद में यहाँ बैंक रोड पे एक वैक्सीनेशन सेंटर है, कल्याण प्रसाद हॉल, वहाँ के संचालक श्री गोपी भाई के साथ संकलन करके सभी को वहाँ पहुँचाकर उनका वैक्सीनेशन। उधर भारतीय तटरक्षक बल ने फिर एक बेहतरीन काम से अपनी हिम्मत दिखाई है। कोस्ट गार्ड ने गंभीर मेडिकल इमरजेंसी की स्थिति का सामना कर रहे मर्चेंट शिप अम्टी ELM कैप्टन को तेज हवाओं के बीच गोवा तट से एयरलिफ्ट किया है। वहीं मरीजों को गोवा के SMRC अस्पताल में शिफ्ट कर दिया गया है। आपको बता दें, भारतीय तटरक्षक बल के इस काम का अब वीडियो भी सामने आने लगा है। तो यहाँ भारतीय तटरक्षक बल की ओर से यह वीडियो जारी किया गया। वीडियो में देखा जा सकता है कि किस तरह से हेलीकॉप्टर के जरिए एयरलिफ्ट किया गया है। इसके बाद उन्हें एम्बुलेंस के जरिए अस्पताल में भर्ती भी कराया गया है। आपको बता दें कि यहाँ जहाज के कैप्टन को एयरलिफ्ट किया गया है और यहाँ अस्पताल भी पहुंचाया गया है। यहाँ भारतीय तटरक्षक बल का एक और कारनामा सामने आया है। वीडियो में आप साफ तौर पर देख सकते हैं कि किस तरह से एयरलिफ्ट किया जा रहा है। उधर यूपी के हाथरस की बात करें तो यहाँ SDM ने छापामार कार्रवाई करते हुए एक अवैध रूप से चल रहे फैक्ट्री को सील कर दिया है। आपको बता दें, फैक्ट्री में अवैध रूप से कांच और खाद्य सामग्री का काम चल रहा था, जिसमें नाबालिग बच्चों द्वारा काम लिया जा रहा था। तो यहाँ गुप्त सूचना के आधार पर बताया जा रहा है कि SDM के साथ खाद्य विभाग अधिकारी और पुलिस ने छापेमार की कार्रवाई की और फैक्ट्री को फिलहाल के लिए सील कर दिया गया है। आरोप यह है कि फैक्ट्री मालिक के पास फैक्ट्री चलाने तक का कोई लाइसेंस नहीं था। आज जलेसर रोड सासनी में एक फैक्ट्री के बारे में शिकायत की गई। यहाँ पर चाइल्ड लेबर काम कर रही है और इनके पास लाइसेंस नहीं है। तो वही मौके पे जांच की गई तो जांच सही पाई गई। यहाँ पर बाल श्रमिक काम कर रहे थे और अभी तक इनके द्वारा अपने कागजात नहीं दिखाए गए हैं। इस वजह से इसको सील करने की प्रक्रिया की जा रही है। किस चीज़ के आइटम बन रहे हैं? खाद्य पदार्थ तक फूड प्रोडक्ट्स और कांच के आइटम बन रहे हैं। और कांच के आइटम जो हैं वो उसमें चाइल्ड लेबर जो है वो निषिद्ध है पूरी तरीके से। और उनके द्वारा ये हजार्डियस काम कराया जा रहा है। तो इस वजह से इसको सील करना जनहित में बहुत ज़रूरी हो गया है और इनके प्रपत्रों का अवलोकन करके फिर अंतिम कार्रवाई की जाएगी। फिलहाल के लिए इतना ही। आप देखते रहिए ANB न्यूज़। नमस्कार।